हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास है वो धीरे धीरे कंटिन्यू हो रही है। माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, जो कल हमारा जो गलती हुई थी हमसे, तो उसमें गलत क्या हो गया था कि जो प्रयागराज लिख गया था उसमें, वहाँ पर लखनऊ है, उसको आप सही कर लीजिए। और शायद हमें फ्लो में याद नहीं रहा होगा तो हमने प्रयागराज लिख दिया, वहाँ पर राजधानी क्षेत्र जो है आपका लखनऊ है। उसमें सवाल क्या था? उसमें सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े मंडल कौन-कौन से हैं जिनके पास 6-6 ज़िले हैं। तो उसमें था आपका कानपुर और मेरठ, और उसमें वहाँ पर था लखनऊ। तो 3 थे, उसमें वहाँ पर अविनाश भाई ने जो सही करवाया हमको, मतलब ध्यान दिलाया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और आज की क्लास जो है हमारी बेस है आपकी न्यायिक प्रणाली पर, अर्थात जो न्याय व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश की, उस पर संबंधित है, उससे संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के बारे में और न्यायिक प्रणाली हमारी कैसे चलती है उसके विषय में। तो क्या जानेंगे आज हम? उत्तर प्रदेश की हेडिंग डालेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली। न्यायिक प्रणाली, इसको आप सही कर लेंगे। न्यायिक प्रणाली, इसके विषय में न्याय कैसे लोगों को मिलता है और हमारे उत्तर प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है, किस प्रकार की है, और हमारा जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, हमारे राज्य के पास कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वीआई न्यायालय, विशेष न्यायिक क्षेत्र और विशेष न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब इन सब के बारे में जो जानकारी है हमारी उत्तर प्रदेश के जो जितने भी हमारे ज़िले हैं उन सबके पास लगभग अपना अपना अधीनस्थ न्यायालय भी है। तो उनमें से कहीं ना कहीं हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के जो न्याय व्यवस्था है, उच्च न्यायालय है हमारा जो इलाहाबाद में है वर्तमान में, वो उसकी जो स्थापना है वो कैसे हुई और उसकी स्थापना में पीछे के उसके कारण क्या हैं, पहली बार उसको कहाँ पर स्थापित किया गया, ये सारी की सारी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कौन न्यायाधीश है, वर्तमान न्यायाधीश कौन है, कौन प्रथम था, कौन मतलब स्वतंत्रता के पश्चात कौन पहला न्यायाधीश था, ये सारी की सारी चर्चा आज हमारी क्लास में होने वाली है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ। तो हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि मतलब कैसे कैसे हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कैसे हुई और देश के किसी भी न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी मतलब संख्या कितनी निर्धारित की गई है और कितनी होनी चाहिए, उस संभावना के अनुसार मतलब कितनी संख्या है और कितनी निर्धारित की गई है हमारे संविधान में, इसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और बाकी आगे की जो हमारी क्लास रहेगी तो वो पॉलिटी में हम आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे कि मतलब न्याय व्यवस्था क्या है। जब आपको हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद में आपको पढ़ाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में पढ़ाएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय है, इनके बारे में। तो अभी प्रेजेंट की जो क्लास है अभी की आपकी उत्तर प्रदेश की न्याय प्रणाली के विषय में है और उसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है राज्य, राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो न्यायालय है, जो न्यायिक क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं आपके प्रयागराज से, वर्तमान में है ये प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज में है ये, जो कि इलाहाबाद कहा जाता था, हाल ही में इसका नाम बदल गया है, जो योगी आदित्यनाथ जी के जो द्वारा जो बदला गया था उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, वही वाला प्रयागराज, वही इलाहाबाद पहले हुआ करता था। तो ये प्रयागराज वर्तमान में हाईकोर्ट मतलब अवस्थित है। इसकी एक खंडपीठ है, खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ मतलब इसकी एक शाखा, इसकी खंडपीठ है हमारे राजधानी क्षेत्र लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उच्च न्यायालय है लखनऊ में, लखनऊ की जो प्रयागराज में उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय की जो शाखा है, जैसे कोई बैंक होती है उसकी कई शाखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, उसकी मतलब शाखा क्या है, यहाँ पर लखनऊ में खंडपीठ है, शाखा है। अच्छा, जो प्रयागराज का उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, प्रयागराज के उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार कहाँ पर हुई थी, ये पहले सवाल किए। जो
इसको कहते हैं हम प्रयागराज। ज्यादातर जगह पर लिखा है इलाहाबाद, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? पहली बार जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद में नहीं हुई थी, कब और कहाँ हुई थी, ये सवाल आपको पता होना जरूरी है। कब और कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में इलाहाबाद में प्रयागराज में, जिसकी मतलब उच्च न्यायालय है जो अवस्थित है, जो भवन है आपका, तो वो पहली बार इलाहाबाद में अवस्थित स्थापित नहीं किया गया था। उसकी स्थापना पहली बार हुई थी कहाँ पर? आगरा में। और आगरा में पहली बार इसको स्थापित किया गया था। और स्थापना करने के बाद में इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1867 को। कब हुई थी? 1866 को, सॉरी 1866 को, 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश, जो कि संयुक्त प्रांत हुआ करता था वहां उस समय, आगरा एवं अवध का प्रांत हुआ करता था, तो उसकी जो स्थापना हुई थी खंडपीठ उसकी, सॉरी जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब हुई थी आगरा में पहली बार। तो आगरा से इसको ट्रांसफर कब किया गया? मतलब एक और सवाल यहां पर बनता है, उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद, आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित हुआ? ये हुआ था आपका, कब स्थानांतरित हुआ था? 1869 में इसको इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था। गर्मी काफी ज्यादा है तो इसके लिए क्या ही किया जाए, तो अभी एसी तो चल नहीं रही, गर्मी है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो स्थानांतरण हुआ था, इसका स्थानांतरण करने के बाद में उसको स्थापित किया गया प्रयागराज में। प्रयागराज में जब उसका वो आ गया तो उसके बाद में एक शाखा उसकी स्थापित की गई लखनऊ में। तो उसके बाद में जो फैक्ट, इसको नोट कर लिया होगा आपने, उसके बाद में जब हम आगे देखते हैं, देखिए एक और फैक्ट यहाँ पर नोट करिए, जो उच्च न्यायालय होता है, कोई भी उच्च न्यायालय, देश का कोई भी उच्च न्यायालय होता है, तो उस उच्च न्यायालय की, जो उच्च न्यायालय होता है, उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी निर्धारित की गई है? उच्च न्यायालय में निर्धारित की गई है संख्या, उच्च न्यायालय में, शायद आपको साफ दिख रहा होगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। न्यायाधीशों की संख्या 160 निर्धारित की गई है। 160 न्यायाधीश हो सकते हैं, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, आप सभी को पता होगा। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय था हमारा इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो हमारी स्थापना हुई थी ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हो गई पहली बार आगरा में हुई। आगरा से इसको स्थानांतरित किया गया 1869 में आपका आगरा, और सॉरी इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पहले न्यायाधीश थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय लिख लीजिए, हाईकोर्ट लिखिए ज्यादा सही रहेगा, आपको पता होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो 1866 में, आपको पता होगा कि अंग्रेजों का जमाना चल रहा था, अंग्रेज यहाँ पर उनका अपना खुद का शासन चल रहा था, उन्हीं की बातें मानी जा रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब उन्हीं में से एक अंग्रेज थे न्यायमूर्ति, जिनका नाम था न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति वाल्टर मॉर्गन, वाल्टर मॉर्गन, ये जो थे 1866 से लेकर 1871 तक ये क्या थे, न्यायाधीश थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थानांतरण, ये तीन चार बातें आपको पता चली। इन 3-4 बातों में अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद में देखिए, गलती करना आम बात है, लेकिन बार बार गलती करना गलत बात है, ठीक है ना। तो बार बार गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं। तो इसमें से अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद में जब हम देखते हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है आपका, इसको मिटा देते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में देखिए, उसके बाद में हमारी जो 1866 में जब स्थापना हुई, तो स्थापना के समय न्यायाधीश कौन बन गए, वाल्टर मॉर्गन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जमाना चल रहा था। तो अंग्रेजों ने भारत को ऑक्युपाई कर रखा था, उपनिवेश बना रखा था। तो उपनिवेश के तौर पर भारत का जो भी न्यायाधीश हुआ करता था, भारत में जितने भी मतलब बड़े बड़े काम होते थे, जैसे कि गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब कौन थे, अंग्रेज थे। किसी भी प्रांत का जो मुखिया होता था, गवर्नर होता था, तो वो सब क्या होते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। उस समय की बात को छोड़ दें, उसके बाद में वर्ष 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद में प्रथम न्यायाधीश कौन था, स्वतंत्रता के बाद प्रथम न्यायाधीश, ऐसे नहीं लिखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश लिखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था, प्रथम न्यायाधीश ये थे आपके न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, इनका नाम था न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ये भारतीय नाम लग रहा होगा आपको खुद। तो ये जो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे, वर्ष 1946 में ही इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो प्रथम न्यायाधीश जो थे, मतलब, और फिर वर्ष 1947 में हमको वर्ष 1946 से लेकर के 1947 तक ये बने रहे थे अपने पद पर, तो इनको बना दिया गया था। तो वर्ष 1947 में जब आजादी, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद में जब मतलब आजाद हो गया देश, तब भी ये बने रहे अपने पद पर। तो इसीलिए ये प्रथम न्यायाधीश रहे हैं। और आजादी के बाद, कमलकांत नाम है इनका, कमलकांत वर्मा, तो आजादी के बाद भी ये मतलब आपके न्यायाधीश, स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत इनको न्यायाधीश बनाया गया था। इसीलिए इनको कहते हैं कि प्रथम न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात बने थे। एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि इलाहाबाद, इसको मिटा देते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसके वर्तमान न्यायाधीश कौन है। ये देखिए, व्यक्तित्व से क्वेश्चन है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, ऐसा लिख सकते हैं आप, वर्तमान न्यायाधीश कौन है, वर्तमान न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यायाधीश मतलब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये है प्रीतिंकर दिवाकर, इनका नाम है, सही से आप नाम लिखिएगा, इनका नाम है प्रीतिंकर, 2 बार दिवाकर, ठीक है। प्रीतिंकर दिवाकर वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको पता चल गया, वर्तमान कौन है, प्रीतिंकर दिवाकर।
कृतिंकर दिवाकर को वर्ष 2023 में ही हाल ही में नियुक्त किया गया और वो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद को अब भी सुशोभित कर रहे हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। और उसके बाद में एक और फैक्ट आपका रहता है, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर हमारे स्थापित किए गए हैं। तो आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं। विशेष न्यायालय जैसे आर्थिक मतलब क्षतिपूर्ति से संबंधित विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं। तो आर्थिक से संबंध आप समझते हैं ना, आर्थिक कमजोरी, आर्थिक गरीबी, ऐसा सुना होगा ना, रुपए पैसे वाली। तो आर्थिक रूप से जो अपराध हुए हैं उन अपराधों की क्षतिपूर्ति के लिए, उन अपराधों की जो आपकी सुनवाई के लिए वो न्यायालय कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख न्यायालय हैं आपके 5 जगह पर, और 5 जगहों पर उनका नाम क्या है आपका है। सबसे पहले राजधानी क्षेत्र लखनऊ, उसके बाद में है आपका आगरा, और है आपका बरेली, मेरठ। कौन कौन है आपके? लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, एक है आपका वाराणसी में। 5 हो गए ना, वाराणसी। ये 5 प्रमुख विशेष आर्थिक अपराधों के लिए जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं, ये 5 हैं। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? आर्थिक दंड से संबंधित, किसी की मतलब खेत छीन लिया या किसी का, आर्थिक अपराधों से संबंधित जितने भी न्यायालय हैं ये 5 जगह पर मुख्य रूप से विशेष न्यायालय हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा? चोरी बेईमानी वाले जितने भी मुकदमे और अर्थ से संबंधित मतलब रुपयों पैसों से संबंधित जितने भी मतलब मुद्दे आएंगे वो यहाँ पर उनका समाधान किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे कि जो भी हमारे आर्थिक न्यायालय थे वो 5 हो गए आपके, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ और वाराणसी। इन 5 के बाद में और कुछ विशेष औद्योगिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं और औद्योगिक न्यायाधिकरण कुछ स्थापित किए गए हैं। विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायाधिकरण का मतलब है आपका औद्योगिक न्यायाधिकरण। कहाँ कहाँ पर है? विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण का मतलब ये है कि जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है और उनका वर्क चल रहा है, मान लिया किसी कंपनी और राज्य के किसी मतलब एक जिले के बीच में या किसी न्यायालय के बीच में किसी भी क्षेत्र के बीच में विवाद हो गया, तो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे, और औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर वर्क चल रहा है वो कंपनी ने मतलब उस फर्म ने उस जगह को अडॉप्ट किया है, उसको खरीदा है, उसका टैक्स दिया है, और उस टैक्स को देने भरने के बाद में अगर वहां पर उस जमीन का कोई विवाद होता है तब वहां पर क्या होगा? तब वहां पर मतलब औद्योगिक क्षेत्र जो होगा आपका न्यायाधिकरण वो काम करेगा। वहां पर ये जो आपके अन्य न्यायालय हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके 6 जगहों पर। तो ये है आपके 6 जगहों पर। ये कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले ये लखनऊ में है। लखनऊ का एक पड़ोसी शहर कानपुर का नाम तो सुना ही होगा, कानपुर में है। ठीक, यही आपका कानपुर में है और मेरठ में भी है। मेरठ में है, आगरा में है, और आपका प्रयागराज में है और गोरखपुर में है। कितने हैं? 6 हैं आपके।
6 हैं आपके प्रयागराज और गोरखपुर। प्रयागराज क्योंकि कल मैंने बताया था आपको प्रयागराज और गोरखपुर लिखे हैं। ये हैं आपके 6 औद्योगिक जो विशेष क्षेत्र औद्योगिक न्यायाधिकरण वाले 6 क्षेत्र हैं। 6 जगहों पर मतलब जो विशेष औद्योगिक वाले मामले आएंगे किसी कंपनी या फर्म के या किसी विवाद के जगह जमीन से संबंधित, उनसे संबंधित ये हैं। तो यहाँ पर 6 जगहों पर मुख्य हैं और अन्य जगहों पर मतलब छोटे छोटे स्थापना तो हुई होगी। उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, खूब नाम सुना होगा, सीबीआई का। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं, है ना? सीबीआई का नाम खूब सुना होगा आपने, चर्चा में रहती है। सीबीआई न्यायालय कितने हैं? तो ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना जरूरी है। ये हैं आपके कुल 6 हैं। तो जो 6 हैं, 6 में से 4 जो हैं आपके वो लखनऊ में ही हैं। सीबीआई न्यायालय 4 लखनऊ में है और उसमें से जो 2 हैं आपके, वो 2 हैं आपके गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में है 2। सीबीआई न्यायालय का मुख्य रूप से यही कार्य होता है कि सीबीआई से संबंधित जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो केंद्र सरकार या अन्य जो आर्थिक सहायता होती है उससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं, वो जो केंद्र सरकार मतलब उसको प्रोवाइड करती है सीबीआई को, जो भी मुद्दे देती है, तो उनसे संबंधित जो सीबीआई होती है तो उन पर अपना कार्यक्रम मतलब चलाती है और उसका न्याय करती है। और इसका मतलब जो मुख्य कार्य होता है ना, उस चीज की मुद्दे की जांच करना, और जांच करने के बाद में उसको मुद्दे को साफ करते हैं और साफ करने के बाद में जो भी होता है मतलब जिसके भी पक्ष में निर्णय होता है उसके पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है। तो सीबीआई न्यायालय कितने हैं? 6 हैं आपके उत्तर प्रदेश में और 4 हैं लखनऊ में। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ पर श्रम न्यायालय हैं कुछ, श्रम न्यायालय। तो उत्तर प्रदेश में अपने टोटल उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल श्रम न्यायालय कितने हैं? कुल श्रम न्यायालय राज्य में कुल श्रम न्यायालय जो हैं 20 हैं। श्रम न्यायालय से संबंधित, श्रम न्यायालय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 20। श्रम न्यायालय का मतलब होता है श्रमिकों से संबंधित, जैसे कि आपने कहीं पर वर्क किया या काम किया, वहां पर आपको पैसा नहीं मिला, इतने दिन की सैलरी आपकी हो रही थी, उतने दिन का पैसा आपको नहीं मिला। किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी या फर्म ने जहां पर उसको रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब वहां पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उस श्रम न्यायालय में वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी आपकी प्रॉब्लम आई है या किसी कंपनी या फर्म ने आपके पैसे रख लिए हैं या सैलरी में कटौती कर दी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और एक चीज और आप नोट करिए कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, राज्य के प्रथम जो लोकायुक्त, अभी मुद्दा चल रहा था, लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे आपके विशंबर दयाल। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, विशंबर दयाल थे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो विशंबर दयाल की, तो ये आपके 1977 के आसपास इसको मतलब बनाया गया था। और 1977 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त दो नाम आपने खूब सुने होंगे, ये अभी हाल में चर्चा में थे 2019 में। तो ये हाल में आए और लागू बहुत दिनों, मतलब उत्तर प्रदेश में लागू पहले से थे। तो पहले जो प्रथम लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, तो कौन है? विशंबर दयाल हैं। इनका मतलब कार्य ये है, तो राज्य में पहले लागू हो चुका था ये सब।
राज्य में मतलब राज्यों में कई सारे राज्यों में पहले लोकायुक्त बनाया जा चुका था, लेकिन लोकपाल जो भारत देश में बना हुआ था, लोकपाल का काम क्या है, लोकायुक्त का काम क्या होता है? लोकायुक्त का काम होता है ये कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार जिनकी जांच न्यायालयों में नहीं जा सकती, उनकी जांच करना लोकायुक्त का काम है। जैसे मुख्यमंत्री से संबंधित जुड़े मुद्दे, विपक्ष के नेता से संबंधित, सांसदों से संबंधित जुड़े मुद्दे, इन सब की खर्चों की मतलब हर चीज की मतलब जो जांच की जाती है कि कौन सा मुद्दा कहाँ पर है, वो लोकायुक्त करता है। तो इसलिए केंद्र में लोकपाल करता है और राज्य में लोकायुक्त करता है। और लेकिन एक फैक्ट यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, राज्य के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? राज्य मतलब उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं ना? राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन है? संजय मिश्र। इनका ये पहले न्यायाधीश थे, तो इनको न्यायमूर्ति लिखा जा सकता है संजय मिश्र। ये हैं अपने यहाँ के लोकायुक्त। ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजय मिश्र यहाँ पर लोकायुक्त हैं। और जो सबसे पहले एक बात हम आपको बताने वाले थे, वो जरूरी है आपके लिए कि मतलब जो न्याय से संबंधित हमारे यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब कहाँ पर होता है, अनुसंधान कहाँ पर होता है? तो हमारे यहाँ पर न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। ये जरूरी था आपका याद रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पेपर में, किसी एक पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र आपका है लखनऊ में। तो न्याय से संबंधित खंडपीठ मैंने बता दिया आपको लखनऊ में, हाईकोर्ट बता दिया आपका इलाहाबाद में। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी आज की जो न्यायिक प्रणाली है इलाहाबाद की या उत्तर प्रदेश राज्य की जो पूरी हुई, और इससे संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। और जो आगे की क्लास है कंटिन्यू रहेगी। आज मुझे लग रहा था कि मैं क्लास हो सकता है शायद ना ले पाऊँ, लेकिन लेट सही देर से सही आए। तो प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम व्यक्तिगत होती हूँ, वो बताने वाली नहीं होती हैं। तो हम वर्तमान में खड़े होने के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि जैसे हम खड़े हुए हैं, देखिए दुनिया एक दिन में बदलती नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। लोग ऐसा कहते हैं सभी लोग, और मानते भी होंगे आप कि एक दिन में तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन जरूर बदलेंगे। तो ऐसा होता है, आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, लगातार कंटिन्यू, एक बार नहीं 10 बार करते रहिए, होगा जरूर होगा। प्रयास करने वालों की कहते हैं ना, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता तो आनी ही आनी है। जब आपको खुद पर विश्वास इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो सफलता भी अपने आप आपके कदमों को चूम लेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी लोग जितना भी कर रहे हैं, धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। और जहाँ पर भी कोई गलती होती है, देखिए बाय मिस्टेक अगर मेरे से गलती होती है, तो गलतियाँ करना तो इंसान की प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति ही है कि गलतियाँ करना, और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। तो आपको सीखते रहना है। हाँ, वो गलती बार बार ना हो, इसको दोहराना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार और बहुत बहुत आप सभी का आभार और धन्यवाद। क्लास को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन के लक्ष्य को कभी ना भूलें और उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद।